रन अवे गैप्स, वो इसलिए होते हैं कि जैसे यहाँ पर है, ये एक गैप आया, गैप के साथ प्राइसेस अब इस रेंज में थोड़े दिन तक चलेंगे, फिर हो सकता है कि इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो 440 एंड 450 के बीच में है, क्योंकि यहाँ पर ब्रेकआउट भी जो आएगा वो 440 के आसपास आएगा। ये प्रीवियस हाई जो है 440 एंड 450 के बीच में है। जब यहाँ से प्राइसेस जा रहे हैं तो हमारा इमीडिएट टारगेट जो है वो 435 एंड 440 के बीच में हमारा इमीडिएट टारगेट होगा। इसके ऊपर यहाँ पे हम अपनी पोजीशन को खाली करेंगे, या पोजीशन से एग्जिट नहीं भी करेंगे तो हम अपना स्टॉप लॉस जो है वो उसको बिल्कुल छोटा कर देंगे इस रेंज में। सपोज अगर ये 435 जाता है और हम अभी भी लॉन्ग में हैं, क्योंकि अभी तो हम नहीं है, हम तो नीचे ही निकल चुके हैं उससे 400 और 399 के लेवल पर, और इसको तो सिर्फ देख ही रहे हैं। तो अगर किसी ने ट्रेड लिया है और अगर वो इसमें अभी तक वो उसने अपनी पोजीशन को बना रखा है, तो जैसे ही वो 435 के ऊपर जाएगा, स्टॉप लॉस अभी जो हमारा स्टॉप लॉस 10 या 15 रुपए का होता है उसको कम करके 5 या 6 रुपए का या 7 रुपए का यहाँ पे अपना टाइट स्टॉप लॉस लगाना शुरू कर देंगे। और ये जैसे ही थोड़ा सा इसके आसपास आएगा, स्टॉप लॉस अपना 435 या 434 इस लेवल पे कर देंगे। अगर यहाँ पर इसे तोड़ना है इस लेवल को, या तो वो गैप के साथ टूटेगा ये लेवल, या फिर एक बहुत बड़ी कैंडल के साथ टूटेगा। जब बड़ी कैंडल के साथ टूटेगा तो उसका वॉल्यूम भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा। जैसे ये एक कैंडल है, इसका तो वॉल्यूम छोटा है, लेकिन इस कैंडल का वॉल्यूम काफी बड़ा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉल्यूम है। दूसरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉल्यूम, इस कैंडल का वॉल्यूम भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, लेकिन ये कैंडल देखो, ये एक डोजी है, इतनी बड़ी कैंडल बनाई है, वॉल्यूम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। इस कैंडल पर या तो यहाँ पे स्मार्ट मनी ने बहुत ज़्यादा बाय की है या बहुत ज़्यादा सेलिंग की है। ये देखो, ये यहाँ पर स्मार्ट मनी ने बहुत ज़्यादा सेलिंग की है, यहाँ पर स्मार्ट मनी ने नहीं, यहाँ पर तो वॉल्यूम कितना है, अब यहाँ पर भी स्मार्ट मनी ने, यहाँ पर एक्चुअली स्मार्ट मनी ने बाय किया है, और बाय करने के बाद वो प्राइसेस को फिर नीचे ले आए, क्योंकि इस लेवल पर यहाँ पर जब उनको सेलिंग मिली तो वो यहाँ इस लेवल पर स्मार्ट मनी बाय नहीं करना चाहती थी। एक बार उन्होंने कोशिश की प्राइसेस ऊपर ले जाके, लेकिन यहाँ पे जब इनको सेलिंग मिली, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा सेलिंग उनको बाय करना पड़ा, तो फिर वो प्राइसेस को नीचे ले आए, क्योंकि ऊपर के लेवल पर, ऊपर के प्राइसेस पर स्मार्ट मनी कभी बाय नहीं करती है। ये छोटे छोटे जो ये कैंडल, ये गैप्स हैं, ये सब कॉमन गैप्स हैं। कॉमन गैप्स क्रिएट होते रहते हैं एक रेंज के अंदर। ये इसका कंसोलिडेशन आया ट्रायंगल में, और जब ट्रायंगल का ब्रेकआउट आया, जब वॉल्यूम ऑलमोस्ट कम हो गया था इस रेंज के अंदर, तब स्मार्ट मनी जो है वो उसको फिर, ये एक ब्रेकआउट, ये ब्रेकअवे गैप, ये भी ब्रेकअवे गैप है, या इसको हम जो भी मैंने बोला रन अवे गैप, उसकी रन अवे गैप मान सकते हैं। ये भी एक छोटा सा लेकिन रन अवे गैप है। रन अवे गैप्स होते हैं जब हमें प्राइसेस बहुत तेजी से ऊपर या नीचे ले जाने होते हैं, और तब स्मार्ट मनी क्या करती है, वो गैप्स के साथ ओपन करती है, या तो गैप अप के साथ या गैप डाउन के साथ। यहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा गैप, बहुत बड़े गैप के साथ 440 के ऊपर अगर खुलेगा, वो हमारा एक तरह का ब्रेक अवे गैप भी होगा, और वो हमारा रन अवे गैप भी होगा, क्योंकि यहाँ से तो हम नीचे से भागते हुए आ ही रहे हैं। उसके बाद में वो रन अवे गैप है, वो फिर स्मार्ट मनी का जो टारगेट है, जो म्यूचुअल फंड्स का या हेज फंड्स का जो टारगेट है, वो इसको 480 तक ले जाना चाहते हैं, 500 तक ले जाना चाहते हैं, 520 40 तक, जहाँ तक भी प्राइसेस को खींच के ले जाना चाहते हैं, वो उसको तेजी से लेके जाएंगे। रन अवे गैप्स होते हैं जब टारगेट, ऑपरेटर्स को टारगेट अपना बहुत जल्दी पूरा करना होता है, और
फिर ऊपर जाके जो गैप्स आते हैं वो होते हैं एग्जॉशन गैप्स। जैसे ये वाला जो गैप है, एक छोटा गैप है लेकिन ये एक एग्जॉशन गैप है। एग्जॉशन गैप्स हमको दिखते हैं नॉर्मली टॉप के लेवल पर, जब एक बार वो कंसोलिडेशन में आ जाता है। ये भी एक एग्जॉशन गैप है। एग्जॉशन गैप और किस में दिख सकता है? टॉप के लेवल पर जब हमको एक अच्छी खासे स्विंग का एक टॉप बन रहा है और वहां पर अगर हमको एक गैप के साथ, हाँ एग्जॉशन गैप भी यूजुअली जो बनता है वो ऊपर की साइड ही बनता है, लेकिन फिर वो प्राइसेस वहां पे हैंडल वो होल्ड नहीं कर पाते हैं और वो तेजी से नीचे आते हैं। वो एग्जॉशन गैप होता है। ये भी एक तरह का एग्जॉशन गैप है। निफ्टी निफ्टी का चार्ट चेक करते हैं। यहाँ पे कहीं पर ये देखो, ये रनअवे गैप था, ये एग्जॉशन गैप है। प्राइसेस यहाँ पर, ये एग्जॉशन गैप है, ऊपर गए होल्ड नहीं कर पाए, फिर उसके बाद में प्राइसेस नीचे आए। ये वाली जो कंडीशन होती है या तो ये निफ्टी और निफ्टी बैंक सर सिर्फ फ्यूचर में ट्रेड होता है ना, मतलब हाँ, लॉट में ना? एक तो ये तो निफ्टी जो है ये तो इंडेक्स है जो 50 स्टॉक्स से बनता है। एक है फ्यूचर्स, ये निफ्टी फ्यूचर्स का अच्छा टर्म है जिसमें ट्रेडिंग होती है। सर, ये सब लॉट में होता होगा? हाँ, ये 75 के लॉट में होता है। यानी कि 12,261 के प्राइसेस पे अगर हम एक लॉट निफ्टी बाय करेंगे, 12,261 मल्टीप्लाइड बाय 75, उतने का हमारा एक ट्रेड होगा। लेकिन उतना हमको पूरा नहीं देना होता, उसका कुछ जो मार्जिन है वो हमें वो एक कैश मार्जिन देना होता है। वो कभी 10% होता है, कभी 20% होता है, कभी कभी अगर वोलेटिलिटी कम है तो 6% भी होता है। टोटल जो प्राइस है अप्रोक्सीमेटली, टोटल जो वॉल्यूम है इसका, तो सर उसका 6% पे करना है? 6%। यूजुअली वो 10 to 15% होता है। पे वो करने के वो लिए? चेंज होता रहता है। हाँ, तो हमें मार्जिन लेके चलना चाहिए। 15% तो कम से कम मार्जिन लेके चलना चाहिए। स्टॉक्स में वो मार्जिन थोड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि स्टॉक्स वॉलेटाइल होते हैं, स्टॉक्स में रिस्क भी ज़्यादा होता है। एक्चुअली तो जैसे सेबी मुझे और मतलब स्टॉक एक्सचेंज का ये रूल है, वो चाहते हैं कि रिटेल ट्रेडर को नुकसान ज़्यादा ना हो। इसलिए वो चाहते हैं कि जिसके पास में मार्जिन है सिर्फ वही फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ट्रेड करे। लेकिन ये नुकसान ना हो, इस वजह से जो रिटेल ट्रेडर्स हैं जिनके पास मार्जिन नहीं है तो वो फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड भी नहीं कर सकते। और जबकि असली जो प्रॉफिट होता है, जो चंक ऑफ प्रॉफिट्स है, वो सब फ्यूचर एंड ऑप्शन में ही बनता है। सिर्फ फ्यूचर एंड ऑप्शन में ही हम लोग या तो कोई बड़ी पोजीशन ले सकते हैं, नेकेड पोजीशन ले सकते हैं, या फिर हम एज के साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर हमने सपोज कैश में कोई स्टॉक लिया, सपोज टाटा स्टील का ही स्टॉक लिया, यहाँ पर अगर 425 में कोई बंदा स्टॉक खरीद रहा है, कैश में अगर वो ले रहा है, तो वो एक स्टॉक भी ले सकता है, वो 50 या 100 भी ले सकता है, वो 1000 भी ले सकता है, वो उसकी कैपेसिटी पर डिपेंड है। लेकिन जब वो कैश में ले रहा है तो उसको पूरा पैसा या तो 100% देना होता है, या 50% देना होता है, या 50% से ज़्यादा देना होता है। अगर वो कैश में मार्जिन ट्रेडिंग भी करेगा तो भी उसको मिनिमम 50% देना होगा। यानी कि अगर वो एक शेयर ले रहा है और 425 420 पे ले रहा है तो उसको 210 रुपीज मिनिमम पे करना होगा। सिमिलरली जब वो फ्यूचर में ट्रेड करेगा तो वो 1700 का एक लॉट है। 1700 का लॉट, 1700 इंटू 420, वो अगर लगाओ तो कितना कितना ज़्यादा हो जाता है। इसलिए उसका मार्जिन जो है वो टोटल उसमें, हालांकि वो जो इसको 100 का जो 50% देना पड़ रहा है उससे ज़्यादा ही देना 7,14,000 हो रहा है। पड़ेगा। 1700 का एक लॉट इंटू 1700 का एक 420। लॉट। हाँ,
इंटू 420 7,14,000। तो इसके लिए हमको कितना पे करना पड़ेगा, मतलब अप्रोक्सीमेटली 6 to 10%? 15 to 20%, 15% इसका निकालो अप्रोक्सीमेटली। फिर 7,14,000 नहीं निकालो, इसको राउंड फिगर में 8 lakhs करो और 8 lakhs का 15% देखो, चेक करो। 1,20,000। नहीं, इसको मिनिमम 3.5 लाख रुपए आना चाहिए इसका। मैं ट्रेड करता हूँ रेगुलरली, मुझे कभी 3.25 lakhs लगता है, कभी 3.5 lakhs लगता है मेरा। तो वो कितना हो गया, 15% से ज़्यादा में, यानी 30% हो गया। 30%। 30%, 30, 30 to 40%। वो वहाँ भी वही बात हो गई, तो मार्जिन में अगर हमें 50% कैश में देना होता है तो यहाँ पे 30% देना होता है। लेकिन जब फ्यूचर एंड ऑप्शन में, जब हम ऑप्शन के साथ हेजिंग करते हैं, तो जब हमारी हेज वाला जो ट्रेड है ना, उसमें 1/10 ही लगता है। यानी कि अगर मैं एक फ्यूचर में ट्रेड करता हूँ तो मेरा मार्जिन लगता है 3.5 lakhs, और उसको बाय करने के अगेंस्ट में जब मैं एक कॉल बेचूंगा ना, तो उसका जो मार्जिन है वो अप्रोक्सीमेटली 1/10 लगेगा। यानी कि कॉल 3.5 का 1/10 हो गया 35,000। वो 35 या 40,000 में ही वो मेरी हेजिंग कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि फिर वहां सर पे मेरा मतलब रिस्क है कि जो है ना वो कम हो गया। जब रिस्क कम हो गया तो जो स्टॉक एक्सचेंज का जो सर्वर है वो तो वो चेक करता है ना कि ये टोटल इस बंदे का एक्चुअल एक्सपोजर कितना है। तो वहां पर वो वो कैलकुलेट करके फिर वो हेज करने के लिए देता है। सर हेज मतलब? हेजिंग मतलब जो हमारा इंश्योरेंस अगेंस्ट एनी लॉसेस, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, पिछली वाली क्लास में, कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में कभी भी हम नेकेड ट्रेड नहीं करना चाहिए। नेकेड ट्रेड नहीं करते हैं, यानी कि कभी भी हम सिर्फ फ्यूचर नहीं खरीदेंगे या फ्यूचर शॉर्ट सेल नहीं करेंगे, बेचेंगे नहीं। उसके अगेंस्ट में हम हमेशा ऑप्शंस में ट्रेड करेंगे, या हम नेकेड ऑप्शन नहीं बेचते हैं कभी भी। यानी कि अगर मतलब प्राइसेस मुझे फ्यूचर एंड लग रहा ऑप्शन है, में दोनों में एक साथ ट्रेड करेंगे? नहीं, ऑपोजिट ट्रेड्स होते हैं दोनों। हाँ, दोनों में एक साथ ट्रेड एक करेंगे और ऑपोजिट ट्रेड करेंगे। एक में बाय कर रहे हैं तो एक में सेल। एक में, हाँ, तो बाय और एक में सेल। एक बाय का ट्रेड लेंगे, एक सेल का ट्रेड लेंगे। सर ठीक तो है। इससे रिस्क भी मिनिमाइज हो जाएगा ना, मतलब ऊपर ही गया तो प्रॉफिट होगा, तो जो हम सेल किए थे उसको ये कर देंगे नहीं, जब कैंसिल। हमने यहाँ पे बाई किया और एक कॉल भी सेल किया, 420 पर बाई किया और 450 की कॉल सेल की। जब 450 की कॉल सेल की तो उसका भी प्रीमियम जितना भी होगा 10-12 रुपए का, वो भी हमारे पास आएगा प्रीमियम के लिए। अब प्राइसेस जब बढ़ के 440 या 450 तक चला जाएगा, तो 420 से लेकर 450 का जो फ्यूचर का जो प्रॉफिट है, वो तो हमारा वो प्रॉफिट हो गया। लेकिन साथ साथ जितने में हमने कॉल सेल की थी ना, सपोज 10 रुपए में सेल की थी 450 की कॉल, उस कॉल का प्राइस बढ़ के भी 15-20 रुपए हो जाता है। लेकिन वो क्या होगा कि यहाँ पर कॉल में हमको लॉस लेना पड़ेगा, लेकिन जो हमारा प्रॉफिट है वो ज्यादा है, और कॉल कॉल में जो लॉस है वो कम हो रहा है। तो जो नेट नेट आएगा वो हमारा प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट थोड़ा कम होगा, लेकिन सिमिलरली अगर प्राइस यहाँ से नीचे चला गया, ठीक है, तो यहाँ पे हम 420, 410 में, 400 में, 408 में जो भी हमारा स्टॉप लॉस का लेवल होगा, वहाँ तो हम अपने जो हमारा फ्यूचर का बाय प्राइस है वहाँ से हम निकल जाएंगे। लेकिन जो कॉल हमने यहाँ पे सेल किया हुआ है, ठीक है, उसका सर जो प्रीमियम प्राइस धीरे, है इन फ्यूचर उसको हम पहले ही सेल कर देंगे। नहीं नहीं, दोनों साथ में ट्रेड लेते हैं। जैसे मतलब ये 426। अनम्यूट करो। इस सर 420 पे 426 पे हम बाय कर लिए ठीक है। फ्यूचर में, और 440 में कॉल कर दी, मतलब कि ऑप्शन में सेल के 450, लिए हाँ ठीक है। 450 में। सर वो मतलब जब वो प्राइस वहां उस 450 पे पहुंचेगा तो वो खुद ब खुद ऑटोमेटिक वो सेल हो जाएगा? नहीं नहीं, सेल नहीं होगा। ट्रेड दोनों, हमें दोनों ट्रेड एक साथ वो स्क्वायर ऑफ भी करना होगा। ओके। ठीक है, 450 पे जब प्राइस जाएगा,
तो वो भी वहाँ पे भी हमारी चॉइस है ना कि हम उसको वहाँ पे रखना चाहते हैं या उसको स्क्वायर ऑफ करना चाहते हैं। हो सकता है कि 450 से वो 460 480 चला जाए, 500 चला जाए। उस केस में क्या होगा कि हमारा फ्यूचर में जो हमारा प्रॉफिट आ रहा है और कॉल में जो हमारा लॉस हो रहा है वो दोनों बराबर हो जाएंगे। अगर वो तो वो आपका कॉल में वो हटा देंगे, अपना वो कॉल हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। हाँ, उस कॉल को स्क्वायर ऑफ करके उस कॉल में जो हमारा लॉस हो रहा है उस लॉस को लेके हम ऊपर की कोई 480 वाली कॉल हम बेच सकते, उसको फिर आगे फिर बेचेंगे। लेकिन नेकेड पोजीशन हम कभी भी नहीं रखेंगे, हम उसमें डायनामिकली अपनी पोजीशंस को हमेशा एडजस्ट करते रहेंगे। हेजिंग का यही मतलब होता है कि हमें एक एक चीज में हमें लॉस होगा, दूसरी चीज में हमें दूसरे ट्रेड में हमें प्रॉफिट होगा, लेकिन कंबाइंडली प्रॉफिट बस कलेक्टिवली हमें मैक्सिमाइज प्रॉफिट होना रखना है। चाहिए। अगर यस सर। कलेक्टिवली हमको लॉस हो रहा है तो फिर हम अपनी पोजीशन को एडजस्ट इस तरह एडजस्ट करेंगे कि या तो वो लॉस मिनिमाइज हो जाए, हम अपने ट्रेड को स्क्वायर ऑफ करें जब, या फिर वो कुछ ना कुछ तो हमें प्रॉफिट दे के निकले, थोड़ा सा ही चाहे प्रॉफिट दे के निकले। और अगर हमको प्रॉफिट हो रहा है, जैसे इस केस में अगर हमने नीचे से यहाँ से 400 से बाई किया होता या 397 से बाई किया होता, अभी हमारा चल रहा होता, तो पहले 400 की कॉल शॉर्ट की थी, वो 400 की कॉल को लॉस लॉस बुक करते, आगे 420 की कॉल बेचते, लेकिन जो हमारा प्रॉफिट है वो हमारे उस लॉस को कवर कर देता। और 425 पे आ गया तो अब हमारा 420 की जो कॉल होती वो लॉस में आ जाती, लेकिन 400 से 420 के बीच में जो हमारा प्रॉफिट आया है वो उस लॉस को कवर करता। फिर यहाँ पे हम 420 की कॉल में लॉस बुक करते हैं और फिर आगे 440 या 450 की कॉल को शॉर्ट करते हैं। इस तरह पोजीशन हम हमेशा हेज्ड रखेंगे, नेकेड पोजीशन नहीं रखेंगे कभी भी। इसके बस एक एग्जांपल देके बता दीजिएगा नेक्स्ट क्लास में, मतलब थोड़ा। नहीं, तुम्हें मेरे कॉल्स मिलते हैं ना, जैसे ल्यूपिन वाला जो कॉल दिया था, शॉर्ट ल्यूपिन एट यस सर। 940 एंड सेल 900 पी एट 28 या 29। यस सर। वो यस दोनों सर वो। ट्रेड्स एक साथ लेने हैं। ओके सर। ठीक है, पहले हम फ्यूचर में बाय कर फ्यूचर में सेल करेंगे ल्यूपिन में फॉर 940 या 945 पे। जब एक बार हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया तब उसके बाद फिर देखेंगे कि हमारा जो 900 की जो पुट है उसकी वैल्यू उस वक्त 28 चल रही है, 29 30 जो भी चल रही है। कभी कभी क्या होता है कि इमीडिएटली हम लोग शॉर्ट करते हैं और वो प्राइस नीचे आ जाता है, हमको थोड़ा 1 या 2 रुपए बेटर प्राइस मिल जाता है। लेकिन उससे उसको सिर्फ उस तरह देखना है कि हमारा ब्रोकरेज अगर हमारा वो है तो वो थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन वहाँ पे लालच में नहीं आना है कि अभी 28 से 29 हो गया तो जब 30 आएगा या 32 आएगा मैं तब उसको सेल करूंगा। आने को वो आ सकता है, क्योंकि अगर वो नीचे जा रहा है तो वो 32 भी आ सकता है, 35 भी आ सकता है। लेकिन वहाँ पे लालच नहीं करना है, क्योंकि ऑल ऑफ ए सडन अगर कुछ भी हो गया और प्राइसेस रिवर्स हो गए फिर वो हमारा लॉस हो जाएगा, और वो लॉस काफ़ी बड़ा होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन में। इसलिए हम एक ट्रेड हम लेते हैं, जैसे ही हमारा एक ट्रेड एग्जीक्यूट होगा, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीक जब भी हम मार्केट में जब ट्रेड कर रहे होंगे तब मैं तुम्हें लाइव पे वो दिखा दूंगा अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पे कि एक ट्रेड हम कैसे लेते हैं और फिर उसके अगेंस्ट में ऑप्शन कैसे सेल करते हैं। ठीक है, जब हम फ्यूचर में शॉर्ट करते हैं तो हम पुट की ऑप्शन सेल करते हैं, और जब हम फ्यूचर में बाय करते हैं तो हम कॉल ऑप्शन सेल करते हैं उसकी हेजिंग के लिए। यानी कि हमारे ट्रेड लेते ही अगर वो ट्रेड अगर ऑपोजिट हमने बाई किया और वो नीचे आना शुरू हो गया तो फिर हमारी इंश्योरेंस क्या है? ऊपर जा रहा है और हमें प्रॉफिट हो रहा है तो उसका फिर हमारा इंश्योरेंस क्या है? वो तो उसका इंश्योरेंस तो हम अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहते हैं, अपना रिस्क मैनेज करते हैं। लेकिन ऑल ऑफ ए सडन अगर मार्केट टूट गई और नेक्स्ट डे मार्केट बहुत नीचे खुली, फिर हमारा इंश्योरेंस क्या है? वो इंश्योरेंस होता है जो हम ऑप्शन में वो ट्रेड कॉल करते से हैं, हेज वो ये करते हो हैं। जाएगा। हाँ, हेज उसको बोलते हैं हेजिंग। हेजिंग में होता है कि हम दोनों साइड की पोजीशंस एक साथ रखते हैं, एक बाई की और एक सेल की पोजीशन हमेशा हमारे साथ होती है। मतलब ये सेफ साइड के लिए एक हम पुट कर देते हैं और एक कॉल लेते हैं। हाँ, ऑल ऑफ द सडन अगर वो ऊपर ही गया या नीचे गया, हमें ज्यादा लॉस ना हो।
ज्यादा लॉस लॉस नहीं। मिनिमाइज ऑल ऑफ करना। ए सडन अगर मार्केट हमारे रिवर ऑपोजिट गया तो हमें ज्यादा लॉस ना हो, या हम इसी अपने के लिए लॉस वो। को मैनेज करने की पोजीशन में हो। प्रॉफिट आ रहा है ना, प्रॉफिट तो कम भी आ रहा है तो प्रॉफिट चलता है। यस सर। 100 रुपीज की जगह हमको 20 रुपीज का भी प्रॉफिट मिलेगा तो वो एक्सेप्टेबल है। लेकिन 20 रुपीज, 10 रुपीज, 20 रुपीज की जगह 100 रुपए का जो लॉस है ना, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है। यस सर। ये ट्रेंड, अब गैप्स देखते हैं। ट्रेंड देख लिया हमने, अब गैप्स, गैप्स के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। अलग अलग चार्ट्स देखते हैं गैप्स के लिए। ये देखो, ये कोरोना काल की बात है। ये यहाँ पे ये एक गैप क्रिएट हुआ। ये सब ये कोरोना मतलब ये अचानक से गिरा, मतलब जितने भी बड़े बड़े ट्रेडर्स इंस्टीट्यूशनल, सॉरी सॉरी सर, वो अचानक से सब सेल करने लगे होंगे। हाँ, यहाँ पे सभी ने सेल किया। रिटेल ट्रेडर्स ने भी यस सेल सर। किया, इंस्टीट्यूशंस ने भी सेल किया, एफआईआईज ने भी सेल किया, हर किसी ने यहाँ पे सेल किया और किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग तो मेरे ख्याल से बहुत कम हो रही थी, सिर्फ सेलिंग ही हो रही थी जिनके पास पोजीशन थी ऑलरेडी। इस केस में जिनके पास में नीचे से नीचे से पोजीशंस थी अगर लॉन्ग टर्म की, वो ही यहाँ पर प्रॉफिट में निकले होंगे यहाँ पर कहीं पर। अदरवाइज तो जब मार्केट टूटती है तो फिर कोई लेवल काम नहीं आता मार्केट में। ये यहाँ से अगर किसी ने पोजीशन होल्ड करके रखी थी 10,700 500 से, और वो जब 10,800 पे निकले होंगे तो थोड़े बहुत प्रॉफिट में निकले होंगे। अदरवाइज जब 12,000 से टूटना शुरू हुआ तो इसने, मार्केट ने किसी को भी निकलने का मौका नहीं दिया। यहाँ पे इसने एक ये ब्रेक अवे गैप बनाया, ब्रेकआउट गैप। ये सारे रन अवे गैप्स है। देखो नेक्स्ट डे सिर्फ गैप 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 गैप। ये एग्जॉशन गैप है। एग्जॉशन गैप हमेशा ट्रेंड के लास्ट में आता है, और फिर वो गैप जो है वो सबसे जल्दी भरना शुरू होता है। यहाँ पर ये, अगर हम, तुम मेरे साथ थे, अगर शुरू से जुड़े थे, 9,000 के ऊपर जब ये ये वाला एक लेवल था, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में देख कर बताऊंगा। यहाँ पर कहीं पर मैंने लिखा था कि अगर ये लेवल टूट जाता है यस ना, या ये 9,200 का लेवल टूट जाता है, तो बहुत जल्दी हम 11,000 का लेवल भी देख लेंगे। तब लोगों ने मेरी बहुत हंसी उड़ाई थी, बोला था 11,000 या 11,500। हाँ, मैंने 11,500 भी बोला था। 11,000 एंड 11,500, तो लोगों ने मेरी बहुत हंसी उड़ाई थी कि ये क्या 2022 का टारगेट दे रहे हो। तभी मैंने दिवाली का टारगेट दिया था। अभी तो दिवाली आने में 5-6 दिन बाकी हैं और हम 12,000 के ऊपर आ गए हैं। दिवाली तक यस अगर सर। 12,000 ये वाला जो लेवल तोड़ देते हैं, जो पिछला वाला है 400 वाला, तो फिर हमारे कंफर्मेशन हो जाएगा कि अभी ये ऊपर का ट्रेंड चलेगा इसमें। यस सर। ये देखो, ये जब नीचे आया 100 पीरियड मूविंग एवरेज के आसपास इसको सपोर्ट मिला, हर बार ये नीचे आया। अच्छा, ये तो नीचे से जा रहा था ना, तो यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस मिला इस लेवल पे, थोड़ा सा नीचे आया, ट्रायंगल बनाया, फिर ऊपर गया। जब ये कन्विंसिंगली 100 पीरियड के ऊपर निकल गया, ये डेली चार्ट है, तो ये एक कैंडल, एक दिन की कैंडल है। ये वो कैंडल है जिस दिन वो फाइनेंस मिनिस्टर आई थी शायद, और उन्होंने कुछ अनाउंसेस किए थे और ये बहुत तेजी से ऊपर गया था, लेकिन फिर वो सस्टेन नहीं कर सका, नीचे नीचे नीचे। और ये एग्जॉशन, एग्जॉशन गैप होता है कि वो यूजुअली ट्रेंड के लास्ट में एक गैप के साथ खुलता है, लेकिन वो प्राइसेस, नीचे के प्राइसेस रिजेक्ट हो जाते हैं, और फिर वहां से प्राइसेस फिर से ऊपर आना शुरू होता है और वो गैप भर जाता है। अगर
वो गैप भर जाए और फिर प्राइसेस और नीचे ऊपर जाने लगे, तो फिर हमें समझ जाना चाहिए कि वो एक एग्जॉशन गैप था और अब ट्रेंड जो है वो रिवर्स होने वाला है। एग्जॉशन गैप जो है ये सबसे पहला इंडिकेशन होता है ट्रेंड रिवर्सल का। ऊपर के लेवल पे होगा तो वो इंडिकेशन होगा कि नीचे प्राइसेस नीचे जाने वाले हैं, और नीचे के लेवल पे होगा तो, और यूजुअली एग्जॉशन लेवल के आसपास प्राइसेस जो है वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाते हैं, मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाती है। जैसे यहाँ था, वो एक बड़े बड़े एक ही दिन में बड़ी बड़ी स्विंग देता था मार्केट, कभी 200 पॉइंट ऊपर, 400 पॉइंट नीचे, 500 पॉइंट नीचे तो 300 पॉइंट ऊपर। मार्केट बहुत ज़्यादा, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होती है। उस इस वॉलेटिलिटी में जब हम देखते हैं कि एक स्विंग, वो एक अपनी स्विंग के लेवल्स बनाती है, वो स्विंग के लेवल अगर कटने शुरू हो गए, ठीक है, तो हम एक एज्यूम कर सकते हैं कि हाँ, ट्रेंड जो है वो अब रिवर्स ऑलमोस्ट हो चुका है। ये था जब ये वाला लेवल जब कटा, ठीक है, ये ऊपर आया, ये इसके नीचे आया, ये लेवल, ये वाला लेवल कटा या ये वाला लेवल कटा, तो हमारे पास ऑलमोस्ट एक कंफर्मेशन हो गया था कि ट्रेंड अब रिवर्स हो चुका है या होने वाला है। यहाँ पर भी मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रही। ये भी एक तरह का ये कॉमन गैप है, क्योंकि एक रेंज के अंदर ही है, नीचे आई, ज़्यादा नीचे नहीं गई। इसका कोई कॉमन गैप्स का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता, बस ये वोलेटिलिटी होती है। वोलेटाइल, जब मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होती है तो इस तरह के बहुत सारे ऊपर नीचे के कॉमन गैप्स हमको दिखते हैं। और सेकेंड टाइम जब ये वाला लेवल कटा ऊपर की साइड में, तो फिर मार्केट ने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। ये जो है, ये मेरा फ्री चैनल है, तुमने तो शायद ज्वाइन किया हुआ है, कोई और देख रहा होगा तो। हम्म, यहाँ पर कहीं पर मैंने चार्ट के साथ लिखा था, मार्च या अप्रैल में। ये वाली एनालिसिस होनी चाहिए शायद, जहाँ पर मैंने लिखा था better not to take any short positions as of now. ये था, open with a gap up above 873 by Nifty future. एनीवेज, चलो पता नहीं कौन सा वो होगा। सर तो वो मार्च का होगा ना? हाँ, मार्च या अप्रैल का होगा। जन सर ये जनवरी है।
तो ये अप्रैल था। नवंबर आ गया। अप्रैल। रिवर्सल फ्रॉम इट्स फर्स्ट गेन लेवल। ये जोड़ी भाव, ये भी जब हम लोग डिस्कस करेंगे फिर ये ऑप्शंस में, तब ये जोड़ी भाव आएगा। इसको किस तरह हम लोग जोड़ी भाव पे कैसे ट्रेड करते हैं। सर ये तो फरवरी आ गया। नहीं, वो नहीं दिख रहा है मुझे। शायद ये इसमें ग्रुप में देखता हूँ, शायद यहाँ दिख जाए। ये रहा देखो। ये चार्ट था अप्रैल 13। ये चार्ट था 9,500, 600, 8,500, और यहाँ पे मैंने लिखा था 11,500 का टारगेट दिया था। ये लेवल्स दिए थे। टारगेट 1 10,500, 10,000 to 10,500, एंड टारगेट 2 11,500। ये दो टारगेट दिए थे जब हर आदमी पेसिमिस्टिक था और बहुत ज़्यादा बियरिश था। चलो, अभी अगर किसी को ज्वाइन करना है तो वो यहाँ पे ऐसे ज्वाइन कर सकता है। Just as in case if somebody wants to join. दूसरा हम क्या देख रहे थे? टाटा स्टील। नहीं, हमें गैप्स गैप्स हो गए कवर, हमारा ट्रेंड हो गया कवर। यस सर। ट्रेंड के ऊपर ही हम लोग थोड़ा और डिस्कशन करते हैं। ट्रेंड को तुम अच्छी तरह समझ लो। रिलायंस का चार्ट देखते हैं। ये देखो,
ये ब्रेकआउट गैप्स है। नहीं, ब्रेकआउट गैप्स नहीं है, ये कॉमन गैप्स ही है। ब्रेकआउट गैप, इसके ऊपर अगर गैप आएगा, गैप के साथ खुलेगा, तो वो ब्रेकआउट गैप होगा। ये कॉमन गैप्स है। हाँ, दूसरा कॉमन गैप एक और होता है कि जब सपोज ये 2021-2200 का एक स्टॉक है, इसमें 20-25 रुपए का अगर कोई गैप भी आता है तो वो एक बहुत छोटा सा मामूली सा गैप होगा। लेकिन वही अगर 200 के स्टॉक में 20 रुपए का गैप आएगा तो वो बहुत बड़ा गैप होगा, वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट गैप है। लेकिन यही अगर 2000 के स्टॉक पे अगर 200 या 250 रुपए का कोई गैप आता है तो वो एक इम्पॉर्टेंट गैप होगा। मीन्स 5%, 4%, 10% का अगर कोई गैप होता है, या इवन 3% से ऊपर कोई भी गैप होता है प्राइस का, तो वो एक अच्छा इम्पॉर्टेंट गैप माना जाता है। ये अभी तो अपनी इस रेंज के अंदर ही है, इस रेंज के अंदर ही अगर इसमें गैप आता है तो ये तो कॉमन गैप्स है। यस। ये देखो, ये रन अवे गैप है, यहाँ से प्राइसेस उठते हुए आ रहे हैं, लेकिन उसको स्मार्ट मनी को अपने टारगेट अचीव करने हैं, तो ये रन अवे गैप है। रन अवे गैप्स जो होते हैं या ब्रेकआउट गैप्स होते हैं, वो काफ़ी दिनों तक भरते नहीं है, कभी कभी तो सालों तक वो गैप फिल नहीं होते हैं। एक बार जो गैप बना दिया, वो दोबारा फिर प्राइसेस उस लेवल तक दोबारा कभी आते ही नहीं है, सालों तक नहीं आते हैं। जैसे अभी रिलायंस जो है वो 2000 समथिंग चल रहा है, अगर इसने लास्ट में कभी 5-10 साल पहले 900, ये देखो, ये एक ब्रेकआउट गैप था, कोशिश हुई थी ब्रेकआउट की, ये डबल टॉप बना, नीचे आ गया, गैप फिल हो गया। यूजुअली 70-80% केसेस में गैप फिल हो जाते हैं। ये देखो, ये ब्रेक अवे गैप है, बहुत बड़ा गैप है। ये फिल हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, हो गया, बस सिर्फ टच हुआ है यहाँ पे। ये वाला तो, ये वाला लेवल तो फिल नहीं हुआ। ये जो लेवल्स हैं आप 1154, ये शायद रिलायंस अपनी जिंदगी में ये लेवल तो कभी टच करेगा ही नहीं। ये वाला जो गैप है, ये अभी इस जिंदगी में तो भरेगा नहीं। पीछे कभी कोई गैप बना होगा, ये एग्जॉशन गैप है, ऑलमोस्ट लास्ट में है, या ये कॉमन गैप है, ये भी भर गया आराम से और उसके बाद नीचे आ गया। बस प्राइसेस यहीं तक है, 18 तक। ये सब छोटे छोटे गैप्स हैं। वीकली चार्ट में चलते हैं तो हमको थोड़ा बड़ा चार्ट दिखेगा। अब ये एक कैंडल जो है, ये एक वीक की है, मंडे टू फ्राइडे की। ये देखो, ये एग्जॉशन गैप, ये ब्रेक अवे गैप। यूजुअली एक एग्जॉशन गैप और ब्रेक अवे गैप के बीच में ये एक रीजन जो बनता है, इस पैटर्न को बोलते हैं आइलैंड रिवर्सल। ये एक आइलैंड टाइप का पैटर्न, आइलैंड टाइप का ये सेटअप बन गया। यहाँ पे भी गैप है, यहाँ पे भी गैप है, तो इसके बीच में जो भी कैंडल्स हैं वो एक आइलैंड की तरह दिखती है। ये एक आइलैंड रिवर्सल है इस टाइप, ये भी एक इम्पॉर्टेंट वो होता है। ये एक ब्रेकआउट गैप था, लेकिन ये भर गया नीचे आके। ये देखो, ये 1 2 दो दो गैप्स थे, यहाँ तक ऊपर तक मार्केट गई और एक वीक में मार्केट ने सारा का सारा कवर कर दिया, एक बड़ी कैंडल में।
इतने हफ्तों की, एक वीक का एक कैंडल एक वीक की है, इतने हफ्तों की जो मेहनत है, ठीक है, यहाँ से 6 जून मतलब यहाँ 2005। स्मार्ट मनी बेचा है मतलब। हम्म, मैं सर इसका क्वांटिटी भी। ये देखो, वॉल्यूम एक्स्ट्राऑर्डिनरी वॉल्यूम है। यस सर। ये अपने दिमाग में कील की तरह ठोक लो कि हमें सिर्फ स्मार्ट मनी को फॉलो करना है। हमें कभी प्रेडिक्ट नहीं करना है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अगर ऊपर जा रहा है तो हमें उसके पीछे पीछे चलना है, और अगर वो नीचे आ रहा यस है सर। तो हम अपनी पोजीशन काटनी है, लॉन्ग पोजीशन काटनी है, और शॉर्ट का ट्रेड देखना है। ये फिट हो जाना चाहिए, और लॉस लेने से कभी भी घबराना नहीं। एक अभी क्या हो सकता है, जैसे ये वाली एक पोजीशन जो है ना, आ गया, ये वाली थी ना, कई ट्रेडर्स की कई महीनों की मेहनत जो है ना, उन्होंने 10-15 ट्रेड्स में जितना पैसा कमाया होगा, एक ट्रेड में वो सारा पैसा निकल गया। तो हमें उस लेवल पे आना है। ये इस लेवल पे तो अभी हम हैं ही, कि हमारे 10 ट्रेड का पैसा एक ट्रेड में या 2 ट्रेड में निकल जाए। लेकिन हमको उस लेवल तक पहुंचना है कि हमारे 10 ट्रेड का जो लॉस है वो हमें एक या दो ट्रेड्स में कवर हो जाए। वो तभी होता है जब होता है कि बिग मनी इज इन बिग मूव्स। जब हम एक ट्रेड में एक मूव में बैठे रहेंगे काफी समय तक, तब वो, क्योंकि कोई भी ट्रेंड जो है ना वो बहुत धीरे धीरे डेवलप होता है। ऐसा नहीं होगा कि आज हमने बाई किया और कल से वो चलना शुरू हो जाएगा या नेक्स्ट वीक चलना शुरू हो जाएगा। ट्रेड जो है वो बहुत धीरे धीरे डेवलप होता है, मगर एक समय पर आने के बाद बहुत तेजी से ऊपर जाता है, और फिर जब आता है तो तेजी से नीचे गिरता है, और फिर धीरे 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 ऊपर जाएगा। ये जो धीरे 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 वाला ऊपर जाने वाला जो ट्रेंड है ना, ये सबसे अच्छा ट्रेंड होता है। इसमें वो नीचे गिरने के भी चांसेस कम होते हैं, हमको अलग अलग लेवल पे अपने स्टॉप लॉस जो है वो मूव करने का मौका मिलता है। वो धीरे 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 ऊपर जाता है, और फिर फाइनली एक वो बड़ी चोट करता है। यहाँ पर जो है, अगर किसी कोई ट्रेड में होता जो 2005 से लेकर 2008 तक, ये जो 2008 का मेल्टडाउन आया था, ये वो वाली कैंडल है, वो अगर होता वो धीरे धीरे, तो यहाँ पर कहीं पर उनका स्टॉप लॉस होता, या इसका स्टॉप लॉस यहाँ पर कहीं पर होता। जब ये मार्केट नीचे मेल्टडाउन होना शुरू हुआ था तो वो आराम से निकल जाता। अगर किसी ने यहाँ भी बाई किया होता तो वो भी आराम से निकल जाता। लेकिन किसी ने अगर यहाँ पे बाई किया, ठीक है, तो यूजुअली यहाँ पे बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स फंसे थे, वो यहाँ पे उन लोगों के लिए यहाँ पे निकलना बहुत मुश्किल होता है। ये किसी भी ट्रेडिंग का सबसे इम्पोर्टेंट जो लेसन है वो यही है कि हमें अपनी कैपिटल प्रिजर्व करनी है। प्रॉफिट देखना हमारा काम नहीं है, हमारे लॉस को मिनिमाइज करना, अपनी कैपिटल प्रिजर्व करना ट्रेडिंग का सबसे पहला रूल है। प्रॉफिट तो मार्केट दे ही देगा। अगर हमने सही ट्रेड लिया है और हम ट्रेड में बने हुए हैं, ट्रेंड के साथ चल रहे हैं, तो प्रॉफिट तो मार्केट दे देगा। लेकिन इस प्रॉफिट को प्रिजर्व करना या अपनी कैपिटल को प्रिजर्व करना, ये हमारा काम है, ये मार्केट का काम नहीं है। इसलिए अगर हम गलत है तो अपना स्टॉप लॉस के को ऑनर करो और लॉस लेके निकल जाओ, और अगर हम प्रॉफिट में हैं, सही हैं, तो निकलने की जल्दबाजी मत करो। ये मत देखो कि 4,000 का प्रॉफिट आ रहा है या 10,000 का प्रॉफिट आ रहा है या 5,000 का आ रहा है तो मैं लेके निकल लूँ, कल पता नहीं है 5,000 का रहे या ना रहे। वो जो हमने साइकोलॉजी के लेसन्स में पढ़ा था कि उस वक्त उस अपने इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है जब हमें प्रॉफिट दिख रहा होता है। उस केस में एक ही चीज है कि हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए आगे चलें। आज 10,000 का प्रॉफिट दिख रहा है, अगर स्टॉप लॉस हमारा 4,000 के प्रॉफिट पे है और वो एकदम से नीचे आके निकल जाता है, वो 6,000 का प्रॉफिट निकल जाने दो। जो 4,000 मिला है हमें उसके ऊपर कंसंट्रेट करो, और जो हमने अपनी कैपिटल बचाई है उस पे कंसंट्रेट करो। तो वो एक बार जो हमारा कैपिटल फ्री हो गई तो हम दूसरा फिर से डे ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन
ये मत सोचो कि ये 10,000 का प्रॉफिट आ रहा है और जो 4,000 में अगर मैंने निकला तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, वो एक नया ट्रेड फिर मिल जाएगा। जो 4,000, जो 10,000 के प्रॉफिट ने 4,000 का प्रॉफिट दिखाया, हो सकता है कि वहां पे हमें एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिले, तो जो 6,000 का प्रॉफिट हमने लॉस निकला है वो हमें वो 10,000 का फिर हमें एक प्रॉफिट दिखा दे। ट्रेडिंग में सिर्फ ट्रेडिंग जो है ना, सिर्फ एक लेवल्स का गेम है। जैसे जैसे हम अपने लेवल्स को इम्प्रूव करते जाएंगे, हमारी ट्रेडिंग भी इम्प्रूव होती जाएगी। ट्रेडिंग इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ट्रेडिंग क्या है, लेवल्स को आइडेंटिफाई करना, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना, सपोर्ट एंड रेजिस्ट और चार्ट को एनालाइज करना। चार्ट, रोज चार्ट देखना बहुत ज़रूरी है। रोज चार्ट की एनालिसिस करो, अलग अलग टाइम फ्रेम पर करो, कुछ समझ में आए या ना आए। तुम्हें क्या क्या चीज़ें समझ में आती है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझ में आता है, स्विंग हाई एंड लो यस समझ सर। में आता है, और अब ट्रेंड भी समझ में आ रहा है। यस है, सर। रोज चार्ट एनालाइज करो। एटलीस्ट 4 या 5 स्टॉक या 10 स्टॉक्स पकड़ लो और रोज उनके चार्ट एनालाइज करो। समझ में आए या ना आए, अब तो समझ में आएगा ही। और अलग अलग टाइम फ्रेम पर करो, 5 मिनट्स, 15 मिनट्स, 10 मिनट्स, 1 आवर, 4 आवर्स, डेली, वीकली, इन सारे टाइम फ्रेम्स पर एनालाइज करने की कोशिश करो। ठीक है, अब कल फिर हम ओके। लोग बस को क्लास ओके। लेंगे। ठीक है, गुड थैंक नाइट। यू। गुड नाइट।